स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास सोच चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फर्स्ट फेज के चुनाव में लगभग एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। दोनों गठबंधन के तरफ से अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दी जा रही है, रैलियां की जा रही है, तरह तरह के एजेंडे बताए जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है जिसमें कि अब मोटे तौर पर आंकड़े सामने आने लगे हैं लगभग कि कहां से किसकी बढ़त होने वाली है, कौन किसके जीत की संभावना है, कौन कितने वोटों से हार सकता है। तो इन मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे बिहार की राजनीति और दिलचस्प होती जा रही है। कई सारे कैंडिडेट सामने आ रहे हैं जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकता था। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनको कि पार्टियों की तरफ से टिकट नहीं मिला तो वह अब बागी बनकर मैदान में उतरने की जिद पकड़ लिए हैं और ऐसे बहुत सारे नाम सामने आए हैं। आइए इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, 19 तारीख को फर्स्ट फेज का चुनाव होने वाला है। 4 सीटों पर मोदी भी अब रैली कर चुके हैं, तेजस्वी भी रैली कर चुके हैं, नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो क्या लगता है कि कहां से किसकी जीत की संभावना ज़्यादा आ रही है? देखिए, 4 सीटें हैं जो पहले चरण में 19 तारीख को जो मतदान होना है। तो शुरुआत हम करते हैं नवादा से ही कर सकते हैं। नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया। शुरुआत अगर आप नवादा से करिए तो जैसे शुरू से भी हम लोग चल रहे थे कि वहाँ बागी अपना असर दिखाएंगे और जो फील्ड से जो खबरें आ रही है वो यही है कि बागियों का असर है नवादा में। और विनोद यादव चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बना चुके हैं। अभी आपने खुद कहा कि 7 दिन का समय बचा हुआ है, 19 तारीख को वोटिंग है, लेकिन वोटरों का मिजाज जो है अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। कौन किधर जाएगा नहीं जाएगा, चुनाव के 48 घंटे पहले तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो हल्का हल्का जो समझ में आ रहा है लोगों को वो यही है कि विनोद यादव अब वहाँ रेस में आगे निकल रहे हैं। मुकाबला टाइट हो चुका है। 2 प्रत्याशी, एक तो है ही अपने कुशवाहा जी और दूसरे विनोद यादव, दोनों के बीच जो है अब लड़ाई जो है वहाँ पे बड़ी ही ज़बरदस्त हो रही है। क्या लगता है सर, विनोद यादव कितने वोट से आगे जा सकते हैं? ऐसा कुछ आंकड़े सामने आए? देखिए, अभी हमने कहा ना कि एक प्रारंभिक रुझान देखने को मिलता है। अभी वोटर अपना मिजाज सेट कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, लोगों से बात कर रहे हैं। पहले था कि कैंडिडेट ही नहीं है, अब कैंडिडेट भी आ गए। कैंडिडेट आने के बाद जो है कैंपेन भी हुआ, प्रधानमंत्री आए, तमाम तेजस्वी यादव जा रहे हैं, तमाम नेता जा रहे हैं। तो एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश हो रही है कि क्या होगा। लेकिन हमने आपको कहा ना कि जैसे जो विवेक ठाकुर हैं, विवेक ठाकुर अपने वोट बैंक को गोलबंद कर चुके हैं। अब उनको और उसको मतलब पुख्ता रूप देना है। लेकिन जो महागठबंधन का वोट था, जो बिखरा हुआ दिख रहा था 2 पार्ट में, वो वोट जो अब है वो अब विनोद यादव की तरफ उसका रुझान ज़्यादा दिख रहा है। और आपको हम बताएं कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा मतदान का दिन, अब वो लड़ाई जो है विनोद यादव और जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनके बीच लगता है कि मुकाबला बहुत टाइट हो जाएगा। लोग कहते हैं कि ट्रिंगुलर फाइट होगा, लेकिन जो चीज़ें आगे बढ़ रही है नवादा में उसमें लगता है कि ना विवेक ठाकुर और विनोद यादव ही कहीं आमने सामने होंगे और तीसरे पोजीशन पर कहीं कुशवाहा जी ना आ जाए। सर, जमुई में जैसे कि अरुण भारती को मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है क्योंकि वो मोदी लहर में भी उतरे हैं चुनाव में और चिराग के जीजा जी भी लगते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि वहां से एनडीए ही आगे रहेगा या फिर महागठबंधन के भी चांसेस हैं? देखिए, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं मतदान के 7 दिन पहले, तो आप जानिए कि अभी बहुत सारी चीज़ों को उल्टा पुल्टा होना है। अभी हम लोग नवादा की चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो नवादा की चर्चा में जो हमने आपको बात कही कि लड़ाई 2 लोगों के बीच अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हो सकता है कि चीज़ें बदले। अभी सियासत में हर मिनट हर घंटे चीज़ें बदल जाती है। हो सकता है कि श्रवण कुशवाहा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें, गोलबंदी करें, वो भी रेस में आ जाएं, मुकाबला ट्रिगुलर हो जाएगा। लेकिन आज के तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो मामला 2 तरफा होता हुआ जा रहा है नवादा में। अब जैसे बात आपने की जमुई की, तो जमुई में तो शुरू से मुकाबला 2 तरफा ही होना है। एक तरफ अर्चना रविदास हैं, दूसरी तरफ अरुण भारती हैं। तो अरुण भारती क्या है, वो चिराग ही हैं। चिराग के नाम पर वहाँ लोग वोट दे रहा है और बेहतर कहिए कि मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। तो मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है, लेकिन हम 2-3 बार इसी प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में आत्मा जी बता चुके हैं कि चुनाव बागियों का है और भीतरघातियों का है। अगर
अर्चना रविदास ने जिन जिन पर भरोसा कर रखा है, क्या उनमें से भी कोई भीतरघात कर रहा है? या फिर अरुण भारती जिस जिस पर भरोसा कर रहे हैं वहाँ भीतरघात हो रहा है? क्या जमुई में कोई भीतरघात हो रहा है? क्या झाझा में कोई भीतरघात हो रहा है? क्या तारापुर में कोई भीतरघात हो रहा है? इसके संकेत अब धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए हैं। और वो चीज़ें जितनी डेवलप होगी, भीतरघात वाला फैक्टर जितना मजबूत होगा, उतना ही अरुण भारती का जीत का संभावना कम होता जाएगा। अगर भीतरघातियों पर काबू पा गए अरुण भारती, तो यकीन मानिए आज के तारीख में अपर एज में हैं, पूरी मेहनत कर रही हैं अर्चना रविदास। गोलबंदी भी है, अति पिछड़ों की गोलबंदी है, यादवों की गोलबंदी है, मुसलमानों की गोलबंदी है, तमाम गोलबंदी है। भूमियारों का भी कुछ रुझान बढ़ा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इधर जो चुनाव प्रचार बढ़ा है जमुई में, उसमें भूमियारों का भी कुछ रुझान बढ़ा है अर्चना रविदास के प्रति। लेकिन जो भीतरघात वाला फैक्टर है, उस पर अगर अरुण भारती काबू नहीं पाएंगे तो फिर बहुत ही कांटे के मुकाबले से जमुई में गुजरना पड़ेगा। फिलहाल जमुई का मान के चलिए कि अभी लड़ाई वहाँ बहुत कांटे की हो रही है। सर, गया में कल जीतन राम मांझी चुनाव प्रचार करने गए थे और वहां पे उनके काफी विरोध किया गया, वहां की जनता ने काफी विरोध किया, विरोध प्रदर्शन हुआ। तो क्या लगता है कि वहां से एनडीए के लिए चुनाव जीतना कितना मुश्किल होगा? जीतन राम मांझी का तो शुरू से ही विरोध हो रहा है, और कल क्या परसों भी जब समधन के साथ वो गए थे बाराचट्टी में, वहाँ भी काफ़ी विरोध हुआ। रोड नहीं तो वोट नहीं। अमित शाह जब गए थे तो वो भी कहा जा रहा है कि अमित शाह का भी विरोध हुआ। हालांकि कहा मांझी जी ने कि 2-4 लफुआ लोग थे जिन्होंने विरोध किया। इसको विरोध आप थोड़ी मान सकते हैं, पॉलिटिकल विरोध। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है, हालांकि वो सांसद नहीं थे, जनता दल यूनाइटेड के सांसद थे वहाँ पर, लेकिन जीतन राम मांझी को लेके और उनके जो समधन है उनको लेके एक एंटी इनकम्बेंसी ये है कि ये लोग फील्ड में आए ही नहीं, लोगों से कनेक्ट ही नहीं किया, और नतीजा ये है कि विरोध हो रहा है। आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका कहीं पब्लिक में कोई विरोध हुआ है, लेकिन खबरें ज़्यादा किसकी आ रही है? जीतन राम मांझी के विरोध की आ रही है। पिछला चुनाव भी वो हार गए थे, और सबसे बड़ी बात है कि जिस बिरादरी से वो जीतते हैं, जो है उनकी, उस बिरादरी के बारे में कहा जा रहा है कि उस वोट के बारे में चुनाव की रात तक नहीं कहा जा सकता है कि वो किसको वोट करेंगे। अभी तो ये कहा जा रहा है कि मांझी समाज जीतन राम मांझी को वोट कर देगा, लेकिन चुनाव की रात में क्या होगा, ये एक पुराना इतिहास रहा है गया का, तो इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन आज के तारीख में कहिए कि मांझी जी को अभी वहाँ पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो विरोधी है सरबजीत जी, उसमें पासवानों में भी सेंधमारी की है। पासवानों का भी एक बड़ा वोट सरबजीत जी को मिलने जा रहा है। लाख चिराग का फैक्टर है, लेकिन गया में सरबजीत का भी फैक्टर सामने आया है, और पासवानों का भी रुझान सरबजीत की तरफ है। इसीलिए लड़ाई वहाँ पर फंसी हुई है, और जीतन राम मांझी को अगर वो सीट निकालनी है तो बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है वहाँ पे। सर, औरंगाबाद में ऐसा देखा जाता रहा है कि राजपूत ही जीतते आए हैं और एनडीए की तरफ से राजपूत को ही टिकट दिया गया है। लेकिन क्या लगता है कि अब महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उन पर लोग कितना भरोसा जता पाएंगे? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे भूमिहार जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे किसी को भी जिताने के लिए। अभय कुशवाहा की स्ट्रेटजी ही यही है। अभय कुशवाहा को पता है अपनी ताकत का, कि उनको माई का वोट बनना है, उनको कुशवाहा का वोट मिलना है, उनको एडिशनल वोट चाहिए भूमियारों का। इसीलिए अभी जो 2-3 दिन से कैंपेन शुरू हुआ है अभी कुशवाहा का वहाँ पे औरंगाबाद में, वो भूमियारों की बस्ती में जा रहे हैं, भूमियारों को बतला रहे हैं कि आप हमको वोट करिए, और जो खबरें हैं भूमियारों का समर्थन भी उनको मिल रहा है। तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है औरंगाबाद में। ठीक है, राजपूतों का गढ़ है, राजपूत जीतते आ रहे हैं, जीतने की संभावना भी है। आज की तारीख में अगर प्लस यस या नो में अगर बात करिए, करना नहीं चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लेकिन यस नो में बात करिए तो काफ़ी बढ़त में है सुशील सिंह। लेकिन कुशवाहा जी जिस तरह से वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, खासकर भूमियारों के बीच में, वो एक निर्णायक फैक्टर होगा औरंगाबाद के रिजल्ट के लिए। अगर उसमें वो कामयाब हो गए भूमियारों के वोट बैंक में सेंधमारी करने में, तो यकीन मानिए कि औरंगाबाद में इतिहास को बदला भी जा सकता है। सर, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, कई सारे बागी लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, सुनील कुमार पिंटू भी बचे हुए हैं, रमा देवी हैं, लेकिन सच्चिदानंद राय जो हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या माना जाए कि इससे चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ता ही है ना भाई। कोई एक बड़ा नेता अगर बागी हो जाए और मुकाबले को ट्रिंगुलर करने की कोशिश करे,
तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपने बात की रमा देवी की, रमा देवी के बारे में एक खबर और आ रही है कि मोतिहारी से हो सकती है कि रमा देवी न लड़के उनकी बेटी जो रंजना है वो चुनावी अखाड़े में उतर सकती है। रंजना का नाम भी काफ़ी तेज़ी से सामने आया है। इसके अलावा आपने बात कर दिया अशफाक करीम का, रामा सिंह का। अशफाक करीम ने आज क्या कहा कि भाई मुसलमानों को धोखा देते हैं लालू प्रसाद, हमारा टिकट काट दिया गया। किस आधार पर काटा हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। पप्पू यादव के साथ अन्याय हो गया। तो ये सब बातें सीमांचल की राजनीति में बहुत मायने रखेगी, क्योंकि अशफाक करीम अगर बोल रहे हैं तो सीमांचल में उसका मायने है, मुस्लिम वोट के मायने हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को कोई नहीं पूछ रहा है, शाहनवाज हुसैन को कोई नहीं पूछ रहा है, भाजपा के बावले से उन्होंने कहा। हिना साहब के साथ उपेक्षा हुई है, पप्पू यादव के साथ उपेक्षा हुई है। आखिर कर क्या रहे हैं लालू प्रसाद और आरजेडी? तो अशफाक करीम सीमांचल के बड़े नेता हैं, स्थापित नेता हैं और हर तरह से संपन्न नेता हैं। उनको उम्मीद थी कि टिकट उनको सुपौल से मिल जाएगा, नहीं तो झंझारपुर से मिल जाएगा, दोनों जगह नहीं मिल रहा टिकट। तो दर्द तो है उनको। अब कह रहे हैं कि 18% आबादी है मुसलमानों की, कोई टिकट देने के लिए मुसलमान को तैयार नहीं है। तो माई वोटों में जो दरार है वो ये सब चीज़ें बहुत मायने हैं, चाहे वो हिना साहब हो, अशफाक करीम हो। आप देखिए ना, अभी 7 चरण में अभी नॉमिनेशन होना है, 5 चरण में बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएगी जो माई को कमज़ोर करेगा। सर, सच्चिदानंद राय भी ऐलान कर चुके हैं कि महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि महाराजगंज पे कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, पहले बात तो यही थी आत्मजा जी की सच्चिदानंद राय अपने बेटे के लिए वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन जब उनको लग गया कि अब उनके बेटे को टिकट उकट मिलना नहीं है, बात यही हो रही है कि अखिलेश बाबू के जो पुत्र हैं आकाश, वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ से, और नहीं तो फिर रणधीर सिंह को टिकट मिलेगा। हमको लगता है कि रणधीर सिंह का भी मामला वहाँ पर ख़त्म हो गया है, चैप्टर क्लोज हो गया है, और अखिलेश सिंह के पुत्र ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे औपचारिक ऐलान जब हो जाए। तो जब उनको लग गया सच्चिदानंद राय को कि अब टिकट मिलना नहीं है, तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि भाई वो निर्दलीय वहाँ से लड़ेंगे। पहले भी तैयारी कर रहे थे, वो लगातार लगे हुए थे क्षेत्र में, और सबसे बड़ी ताकत प्रशांत किशोर की जो उनके साथ है, वो प्रशांत किशोर के साथ है। अगर उन्होंने ऐलान किया है कि हम निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे, तो आप यकीन मानिए प्रशांत किशोर का दिमाग उसमें ज़रूर लगा हुआ होगा, नहीं तो वो इस तरह की घोषणा नहीं करते। तो प्रशांत किशोर की पूरी टीम भी अब महाराजगंज में लग जाएगी, और प्रशांत किशोर कितनी अच्छी से चुनाव लड़ाना जानते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार की राजनीति काफी ज्यादा दिलचस्प हो रही है। नए नए लोग आ रहे हैं मैदान में चुनाव लड़ने के लिए। अभी बहुत सारे नाम आए हैं जिन्होंने साफ घोषणा कर दी है कि वह निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जरूर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 19 तारीख को फर्स्ट फेज का वोटिंग होने वाला है, और इसको लेकर अब सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। ऐसे में वोटरों ने अब अपना मन बनाना शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इन चारों सीटों पर किसे जीत मिलने की संभावना है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।